Hello and welcome to Frankly Speaking, Mr. Arvind Kejriwal. Our new guest today, the Delhi Chief Minister, and we are meeting on a day, Mr. Kejriwal, when the country has crossed 1 million COVID cases and Delhi is close to about 1.2 lakh cases. Do you think Delhi, which has shown a little bit of a decreasing trend in growth rate, has won the virus battle? ये कहना कि वी हैव वन द बैटल थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि ये जो महीने भर पहले, 1.5 महीना पहले जो हालात थे दिल्ली के अंदर, उससे आज हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. हमारा रिकवरी रेट इम्प्रूव कर रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं. पॉजिटिविटी रेट इम्प्रूव कर रहा है इन द सेंस कि पहले अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो 30-35 लोग उसमें बीमार निकलते थे. आज हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो केवल 7 लोग बीमार निकलते हैं. आज डेथ्स काफ़ी कम हुई हैं. जून के महीने में एक दिन में 100 से ज़्यादा डेथ हो रही थी, आज लगभग 40, 35, 30 इतनी डेथ हो रही हैं. तो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स अब खाली हो रहे हैं. पेशेंट्स और पेशेंट आने की बजाय कुछ हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले 6,500 बेड, 6,200 बेड्स भरे हुए थे. आज 3,800 बेड्स केवल भरे हुए हैं. तो धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है. लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है. कब ये बढ़ जाएगा, सेकंड स्पाइक आएगा, थर्ड स्पाइक आएगा. तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना, और आगे अगर ये बढ़ता है तो उसकी तैयारी करके चलना है. इस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. पर केजरीवाल जी, आपने मई के एंड में कहा था कि फिक्र मत कीजिए, आपकी सरकार 4 कदम आगे है कोरोना से. क्या उस वक़्त ये कहना एक कॉम्प्लेसेंसी का संदेश दे रहा था? लोग भी कॉम्प्लेसेंट हुए और एडमिनिस्ट्रेशन भी? नहीं, ऐसा नहीं है. कॉम्प्लेसेंसी नहीं थी. उस वक्त के जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, उन प्रेडिक्शंस के हिसाब से हमने तैयारी की हुई थी. लेकिन जब लॉकडाउन खुला और लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तेज़ी के साथ केसेस बढ़े, वो कहीं ज़्यादा तेज़ था जो हमने सोचा था, जो हमने एज्यूम किया था. इनफैक्ट हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा है, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि जून के फर्स्ट वीक में जब इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ने लगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो केवल स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती हैं. उसमें आप प्रिडिक्ट करते हो अपने फिगर्स डाल के. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मूले और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के हिसाब से 5.5 लाख 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होने थे. तो मैं जनता के सामने सच रख रहा था. मई में जो पोजीशन थी उसके हिसाब से लग रहा था कि हम सेफ़ हैं, लेकिन जून में जो पोजीशन थी उसके हिसाब से लग रहा था कि जुलाई में इतने केस आने वाले हैं. तो लोगों ने कहा कि केजरीवाल डरा रहा है. मैं डरा नहीं रहा था. मैं जनता को सब कुछ वीक बाय वीक, मैं तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं डेली जनता को बताता हूँ कि आज ये पोजीशन है. तो जब मैंने कहा कि 5.5 लाख केस हैं, तो सब लोग, और फिर उसके बाद मैंने बैठ के प्लानिंग की, हम सब लोगों ने बैठ के पूरा एक कोरोना के मरीज की क्या साइकिल होती है. आपके घर में कोई बीमार हुआ, सबसे पहले आप क्या चाहते हो? उसकी टेस्टिंग हो. तो हमने देखा टेस्टिंग सफिशिएंट है क्या? हमारी टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं थी. फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी, उन्होंने हमें एंटीजन में मदद की. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर हमें मदद की एंटीजन में. फिर हमने देखा कि बीमार हो गया, पता चल गया कि पॉजिटिव आ गया, अब उसको अस्पताल जाना है. अब उसे ये नहीं पता कौन से अस्पताल जाऊँ. फिर हमने कोरोना ऐप बनाया. तो कोरोना ऐप जो बनाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको, जिस पर आपकी बहुत ट्रोलिंग हुई और आलोचना हुई, नुक्स निकाले गए. मैं आपको वो इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. कोरोना ऐप बनाने का आइडिया कहाँ से आया? उन दिनों में रात भर मैं देखता रहता था कि मेरे पास फ़ोन आते थे, मैसेजेस आते थे, हमारे को बेड नहीं मिल रहा हमको. तो रात को 11 बजे जब मैं सोने जा रहा था, एक मैसेज आया. मैंने किसी का वीडियो देखा सोशल मीडिया पे. उसने कहा कि मैं फलाने अस्पताल में एडमिट हूँ और मेरे पिताजी एडमिट हुए हैं, और एडमिट होने के बाद उनका टेस्ट हुआ, वो कोरोना निकल आया. अब अस्पताल वाले कह रहे हैं हम तो कोरोना हॉस्पिटल नहीं है, इनको ले जाओ और अपने आप ढूंढो किस अस्पताल. मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को पता नहीं है कोरोना हॉस्पिटल कौन सा है, मेरे को पता नहीं है कहाँ बेड है, एंड समवन प्लीज़ हेल्प मी. और उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था. तो मैंने खुद फ़ोन किया उसको.
फर्स्ट ही वॉज सरप्राइज कि चीफ मिनिस्टर का रात को 11 बजे उसको फ़ोन आ रहा है कि आपके उनको बेड मिल गया। तो फिर उसने कहा सर मेरे को तो पता ही नहीं मैं कहाँ, तो उसके मैंने बेड का इंतज़ाम किया। लेकिन तब मुझे लगा कि यार इस तरह से पता नहीं कितने लोग धक्के खा रहे होंगे दिल्ली के अंदर जिनको बेड नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं उससे पहले आपको ये अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है दिल्ली में? जून में आपको पता चला कि ये बेड्स की कमी है, लोगों को पता नहीं, मैनेजमेंट लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है। ये जून में आपको अंदाजा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट कई बार ऑब्जर्वेशंस कर चुकी थी दिल्ली गवर्नमेंट के कि आपके डेड की मैनेजमेंट ठीक नहीं है, किस तरह से बॉडी डिस्पोजल होनी है उसका सिस्टम ठीक नहीं है, टेस्टिंग कैसे होनी है, आपकी मुंबई से कम होती जा रही थी टेस्टिंग, पर डे 7,000 पहले कर रहे थे, बाद में 5,000, और विसल ब्लोअर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वीडियो डाल रहे थे उन पर आप एक्शन ले रहे थे। आप कह रहे हैं तब तक आपको ये अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी महामारी है और लोग कितना इसके लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे। देविका जी मैंने तो बताया कि 100 कमियां थी। मई के एंड तक सिचुएशन कंट्रोल में थी। मई के एंड के जो प्रोजेक्शंस थे उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से हमने तैयारियां की हुई थी। लेकिन जून के महीने में जिस तेज़ी से बढ़ा, आपके चैनल में ने भी खूब ठोका हमको। हमने आपको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हम एक एक चीज़ नोट करते थे, जहाँ जहाँ कमियाँ थी उन कमियों के ऊपर हम काम करते थे और उन कमियों को हमने ठीक किया। इस वजह से 1 महीने के बाद आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अगर हम उन कमियों को दरकिनार कर देते, हम कहते सुप्रीम कोर्ट भी गलत बोल रहा है, नविका भी गलत बोल रही हैं, टाइम्स नाउ भी गलत बोल रहा है, तो हम ठीक कर नहीं सकते थे। हमने अपनी सारी कमियों को माना, हाँ कमियां हैं। जितने लोगों ने वीडियो डाले उन वीडियोस के ऊपर एक के ऊपर हमने काम किया। एलएनजेपी हॉस्पिटल के ऊपर कितना लोगों ने वो कहा एलएनजेपी में ये कमी है, एलएनजेपी में वो। आज आपका चैनल, मुझे बड़ी खुशी है, एलएनजेपी में जाके कहता है टाइम्स नाउ कि एलएनजेपी अस्पताल अब बहुत अच्छा हो गया। ये मेरे लिए सुकून की बात है। अगर मैं उस टाइम आपकी बात का बुरा मान लेता तो मैं सुधार नहीं कर सकता था। तो केजरीवाल जी, लोगों का कहना ये है कि जब आपने ये 5.5 लाख का प्रोजेक्शन बताया था, लोगों का कहना है कि आप सेंटर का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे थे, आपको फंड्स की प्रॉब्लम थी, आपको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, और जिस तरह से दिल्ली को और हर स्टेट को कहा गया था कि उन्हें खुद मैनेज करना है, इससे पहले हमेशा फ्रिक्शन रही है केजरीवाल सरकार में और मोदी सरकार में। लेकिन ये एक ऐसा मौका था जब आपको शायद लगा कि आपसे अकेले नहीं होगा और आपने मदद ना मांग कर ये एक पैनिक वाला नंबर बताया, जिससे खुद ब खुद आपकी तरफ अटेंशन गया और लोगों का प्रेशर हुआ, और उसके बाद सेंटर और आपके बीच में इस कदर दोस्ती बनी कि लोग हैरान हो गए। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमने ये रियलाइज़ कर लिया, और अच्छा हुआ कि रियलाइज़ कर लिया कि ये इतनी बड़ी महामारी है कि इसको अकेले कोई नहीं लड़ सकता। और आज आपके चैनल के ज़रिए मैं सारी सरकारों को ये कहना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कोई ये ना सोचे कि कोई अकेली सरकार या कोई अकेला शख्स इस महामारी से अकेले लड़ सकता है। सबको साथ आना पड़ेगा, सारी सरकारों को साथ आना पड़ेगा, सारे समाज को साथ आना पड़ेगा, सारी संस्थाओं को साथ आना पड़ेगा। तो हम लोगों की सबसे बड़ी जो दिल्ली मॉडल इतनी चर्चा हो रही है, दिल्ली मॉडल का प्रधानमंत्री ने भी उनकी दिल्ली मॉडल की तारीफ की है। दिल्ली मॉडल का फाउंडेशन एक ही है, कलेक्टिव वर्क, टीम वर्क। हमने कहा 5.5 लाख केसेस हैं, उसके बाद में सारे होटल, दिल्ली के होटल वाले जितने थे सबको बुलाया हमने कहा भाई आपके होटल अटैच करने पड़ेंगे, हमें अपनी बेड की कैपेसिटी बढ़ानी है। वो तैयार हो गए। हमने 3 या 4 दिन के अंदर होटल्स को अटैच करके 2000 एक्स्ट्रा बेड हमने तुरंत तैयार कर दिए। फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ाया। हमने कहा भाई आपके 40% बेड हमें रिज़र्व करने पड़ेंगे, वो तैयार हो गए। हमने एक एक करके सारे रिलीजियस संस्थाएं, अक्षरधाम, राधा स्वामी, इनको सबको हमने इन्वॉल्व किया। जैन तीर्थंकर वालों की धर्मशाला हमने ली हुई है, सबको हमने इन्वॉल्व किया। इन्होंने अपनी अपनी स्पेसेस दी हम लोगों को। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो चीज़ मांगी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे, हमने उनसे एंटीजन टेस्ट मांगे, हमने उनसे पीपी किट्स मांगे, जो हमने मांगे उन्होंने मदद की। तो हम सबके पास गए और सब ने हमारी मदद की। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने ये रियलाइज़ कर लिया इसको अकेले नहीं लड़ सकते। जिसके पास जाने की जरूरत पड़ी मैंने हाथ जोड़ के उनसे दिल्ली वालों के लिए मदद मांगी है। आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑन दिस अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। हमारे देश में पर्सनैलिटी कल्ट है।
जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वो लार्जर देन लाइफ होता है। आप देख लीजिए बंगाल में ममता बनर्जी की शख्सियत और राहुल गांधी की शख्सियत, अरविंद केजरीवाल अपने ब्रांड की एक पॉलिटिक्स करते हैं, रीजनल लीडर्स हैं, चाहे तेलंगाना में देख लीजिए, जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में देख लीजिए। आपको लगता है कि ये जब आप साथ मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, तो इस पर्सनालिटी कल्ट पर कहीं फ़र्क पड़ता है, इसलिए बाकी लीडर्स परहेज़ करते हैं इससे? यहाँ पे अब पहली चीज़ तो ये जो आपने पर्सनालिटी कल्ट कहा, पर्सनालिटी या लीडरशिप कैसे होती है? लोगों का आपके ऊपर भरोसा होता है, लोगों का आपके प्रति विश्वास होता है, और ये विश्वास और ये भरोसा आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। लोगों को ये लगता है कि कल को अगर हमें मुसीबत हुई तो ये हमारी मदद करेंगे, तभी तो वो आपको अपना लीडर मानते हैं। तो अगर इतनी बड़ी महामारी है तो लोग आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि ऐसी महामारी में आप राजनीति करेंगे, वो आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि ऐसी महामारी में आप लड़ाई झगड़े करेंगे। वो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी महामारी में जिसके पास ज़रूरत पड़ेगी आप जाके गिड़गिड़ाएंगे, पैर पकड़ेंगे और उनसे मदद लेके आएंगे। दिल्ली को बचाना, दिल्ली के अंदर मौत कम करना और कोरोना से दिल्ली को बचाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और है अभी आने वाले टाइम में। और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि दिल्ली को बचाने के लिए और दिल्ली के अंदर मौत कम करने के लिए मेरे को जिसके पास भी जाके पैर पकड़ने पड़ेंगे, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा कॉम्पिटिट जो मर्जी हो, मैं उसके पैर पकड़ के और दिल्ली के लिए मदद लेके आऊँगा। तो आज आप बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो ईगो पर खड़े हैं और जो कह रहे हैं हमारे स्टेट में इतना नहीं है और सेंटर ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हम खुद कर लेंगे, हमारे यहाँ माइग्रेंट मत भेजिए, हमारे यहाँ ये ट्रेन मत भेजिए, पहले ट्रेन चाहिए थी बाद में नहीं चाहिए थी, तो ये पॉलिटिक्स हुई क्यों अगर सब ऐसा ही सोचते तो? नहीं, मैं किसी पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और हर स्टेट की अपनी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, अपनी अलग सिचुएशन है कोरोना की, हर शहर की, हर स्टेट की अलग है। मैं समझता हूँ कि सारे अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। अपने एक्सपीरियंस को मैं बस शेयर कर सकता हूँ, हमें एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है कि दिल्ली के मामले में हमने ये एहसास कर लिया कि जब तक हम सबकी मदद नहीं लेंगे ये नहीं बचने वाला, नंबर 1। नंबर 2, होम आइसोलेशन सबसे क्रिटिकल है। मैंने इटली को स्टडी किया, मैंने यूएसए को स्टडी किया, मैंने यूके को स्टडी किया। एक चीज़ जो वहाँ सब जगह निकल के आई, और कुछ स्टेट्स हमारे देश में ये गलती कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स का मैंने स्टडी किया, जो पॉजिटिव हो उसको उठा के सेंटर में डाल दो, जो पॉजिटिव हो उसको उठा। आप इतनी बड़ी सरकार के अंदर कैपेसिटी क्रिएट नहीं कर सकते, और जब आप लोगों को उठा उठा के सेंटर में डालते हो, सेंटर में सुविधाएं नहीं है, सेंटर में कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ सफाई नहीं है, तो लोगों के मन में डर पैदा होता है कि यार मैं अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरे को तो उठा के सेंटर में डाल देंगे। तो जब तक आदमी की हालत ख़राब नहीं होती और अस्पताल जाने लायक नहीं होता तब तक वो टेस्ट ही नहीं कराता। तो हमने सबसे पहले तो होम आइसोलेशन ठीक किया। होम आइसोलेशन में लोगों का एक्सपीरियंस आज दिल्ली में बहुत अच्छा है, तारीफ़ हो रही है। मतलब बड़े बड़े लोगों के मेरे पास फ़ोन आए जिनके घर के अंदर कोई बीमार हो गया, उन्होंने कहा ये तुम्हारा रोज़ जो फ़ोन आता है तुम्हारे यहाँ से, हमने डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है, रोज़ फ़ोन करती है वो, हाँ ये जो फ़ोन आता है वो सुबह शाम फ़ोन आता है, फिर हम एक ऑक्सीमीटर दे देते हैं कि अगर 2-2 घंटे में ऑक्सीजन देखते रहो। इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल। होम आइसोलेशन करने के बाद हमने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाओ, और टेस्टिंग खूब एग्रेसिवली, जो आए उसकी टेस्टिंग करो, जो जहाँ जाए, मतलब ऐसे कर दो कि गली मोहल्ले के अंदर आज सेंटर खुल गए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, आप कहीं भी जाके फ्री में टेस्टिंग करा लो। और लोग खूब टेस्टिंग करा रहे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। और तीसरी चीज़, अगर कोई सीरियस हो जाए उसको बेड मिलना चाहिए। आज दिल्ली में 16,000 बेड का इंतज़ाम किया हुआ है और केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं। और चौथी चीज़, ये कोरोना का ऐप बना दिया, अब सबको पता है कौन से अस्पताल के अंदर बेड है। तो ये 4 चीज़, और प्लाज्मा थेरेपी, जो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे इस टाइम केंद्र सरकार को ये 5 चीज़ें
चाहे जैसे मर्जी ऑर्डर निकाल के ज़बरदस्ती करके पूरे देश के अंदर कर देनी चाहिए। एक तो होम आइसोलेशन, शुरू में केंद्र सरकार होम आइसोलेशन के ख़िलाफ़ थी, लेकिन दिल्ली के एक्सपीरियंस को देख के मुझे लगता है अब वो कन्विंस्ड हैं कि होम आइसोलेशन अच्छी चीज़ है। तो होम आइसोलेशन करना चाहिए पूरे देश में। होम आइसोलेशन करने से आपकी बेड की सारी वो रिलीज़ हो जाती है, कैपेसिटी रिलीज़ हो जाती है। होम आइसोलेशन कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। टेस्टिंग, आज कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी केवल राजधानी के अंदर टेस्टिंग होती है। बताइए गांव-गांव से लोग राजधानी थोड़ी जाएंगे। आपको ब्लॉक लेवल के ऊपर हर उसमें टेस्टिंग का इंतजाम करना चाहिए। एक्सटेंसिव टेस्टिंग पूरे देश में एक साथ कर देनी चाहिए। केजरीवाल जी, 2 सवाल आपसे पूछूंगी। आपने अभी कहा कि सेंटर को कुछ भी करके ज़बरदस्ती ये 5 चीज़ें लागू करनी चाहिए। मैं याद कर रही हूँ कि आप ही थे धरना वाले केजरीवाल, आप ही थे जो प्रधानमंत्री को आपने साइकोपैथ कहा था जब सीबीआई की रेड्स हुई थी दिल्ली सेक्रेटेरिएट पे। आज आप कह रहे हैं कि सेंटर को ज़बरदस्ती करके ये लागू कर देना ये महामारी का समय है नविका जी। इस टाइम कानूनी तौर पे केंद्र सरकार के पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पावर है। जैसे ज़बरदस्ती करके पूरे देश में लॉकडाउन किया, ज़रूरी था, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को नहीं आया। अभी भी पूरे देश के अंदर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। उस एक्ट के ज़रिए केंद्र सरकार ये सारी कदम उठा सकती है। जैसे लॉकडाउन के तहत केंद्र सरकार तय करती थी हम इतना खोलेंगे, इतना नहीं खोलेंगे, वो लागू होता था पूरे देश के अंदर। तो अभी भी कानून लागू है, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से केंद्र सरकार ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना को लेकर थोड़ी बैक सीट ले ली है। लेकिन अभी कोरोना के केसेस बाकी देश में बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें तो ज़रूरी है। टेस्टिंग बहुत बड़े स्केल पे करने की आपको लगता है सारे चीफ मिनिस्टर साथ आएंगे और ये जबरदस्ती वाली जरूर मानेंगे? ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी लड़ाई ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिबर्टीज इसकी होती है कि मुझे नहीं लगता कौन चीफ मिनिस्टर पब्लिकली कह सकता है कि टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कौन कह सकता है पब्लिकली चीफ मिनिस्टर की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? कौन चीफ मिनिस्टर पब्लिकली ये कह सकता है कि होम आइसोलेशन नहीं होना चाहिए? सब साथ आएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात कर रहे हैं, और महामारी में सबको ज़रूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आपने कहा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दिल्ली में अब भी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। और दूसरी बात ये कि क्रेडिट लेने की बहुत होड़ है। आपने कहा सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो छतरपुर में जो 10,000 बेड्स का फैसिलिटी, सरदार पटेल फैसिलिटी बनी, उस पर आप ही की पार्टी से संजय सिंह ने कहा केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया और अमित शाह जी जा रहे हैं वहाँ इनॉग्रेशन पर, और तो थोड़ी बहुत तू मैं हुई। बाद में आप भी गए, वो भी गए। तो ये क्या आपने डिवीज़न ऑफ लेबर किया हुआ है कि पार्टी कुछ कहेगी और आप सहयोग करेंगे? ये एक इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। देखिए, ये समय क्रेडिट की लड़ाई का है ही नहीं। अगर हम क्रेडिट के चक्कर में पड़ गए, लोग मरेंगे, लोगों की मौत होगी। क्रेडिट सारा उनका, जिम्मेदारी सारी मेरी। दिल्ली में अगर कोई भी गड़बड़ है, कोई भी मौत होती है दिल्ली के अंदर, कोई भी गलत है, वो जिम्मेदारी मेरी, और क्रेडिट सारा उनका। ये समय क्रेडिट की लड़ाई का नहीं है। तो संजय सिंह जी की जो ट्वीट थी वो गलत थी? मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन मेरे को फ़ोन आया गृह मंत्रालय से कि आप भी आइए, मैं चला गया। ट्वीट उससे पहले था, बाद में था? मेरे को आइडिया नहीं है। आपको अपनी पार्टी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ट्वीट हो रहा है और आपके यहाँ मीडिया सेल इतनी अच्छी तरह फंक्शन करता है, ये टिप्पणी आप मीडिया सेल पे कर रहे हैं, संजय सिंह पे कर रहे हैं? मैं एक्चुअली सबके ट्वीट्स नहीं फॉलो करता। आपस में सब लोग कुछ बोलते रहते हैं, उनके एमपी कुछ बोलते हैं, इनके एमपी कुछ बोलते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं क्रेडिट की लड़ाई में फंस जाऊंगा तो मेरी दिल्ली का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये समय क्रेडिट का नहीं है, ये समय लोगों की जान बचाने का है और ये समय लोगों की सेवा करने का है। आप एक चीज़ देखिए, आपने वो मान लीजिए, मुझे नहीं पता ट्वीट, मान लीजिए ट्वीट था भी, उसको छोड़िए। इस वक्त दिल्ली के अंदर हम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है
कोरोना ने कम से कम सबको कोरोना साथ ले आया है। अगर किसी बीजेपी वाला कोई बीमार होता है और वो सोशल मीडिया पे अपील करता है यार हमें प्लाज्मा चाहिए, तो उसको कांग्रेस वाला या आम आदमी पार्टी वाला मदद करता है। अगर कोई कांग्रेस वाला बीमार होता है उसको आम आदमी पार्टी वाला मदद करता है। आम आदमी पार्टी वाला बीमार होता है, और मैं ये देख रहा हूँ कई बार ऐसे लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो कल तक एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते थे सोशल मीडिया पे। तो इस वक्त सब लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया यार ये धर्म का काम है, पुण्य का काम है, सब लोग एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के जान बचाओ। राजनीति करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बाद में कर लेंगे। ये हृदय परिवर्तन लिमिटेड पैंडेमिक का है या हमारा लंबा मकसद, चलेगा? आम आदमी पार्टी का मकसद केवल एक ही है, लोगों के काम करवाना, दिल्ली के लिए विकास करना। हमने शिक्षा में इतना अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम किया, बिजली में इतना 24 घंटे बिजली सस्ती, पानी, ये सब काम करवाने के लिए, दिल्ली का विकास करने के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, जिससे भी मदद मांगनी पड़ेगी हम मांगेंगे। राजनीति अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए लोगों ने जो हमें पर विश्वास किया उसको पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम किसी के भी पास जाएंगे। आपकी जो ऑपोजिशन करते हैं वो आपको एडवर्टाइजमेंट वाले केजरीवाल कहते हैं कि आप बहुत एडवर्टाइजमेंट देते हैं। आप ये बताइए नविका जी, सबसे इम्पॉर्टेंट होम आइसोलेशन, जैसे जून के पहले हफ्ते में आप मान लीजिए आप हैं, आपको हल्का सा बुखार हुआ 99, डर इतना था आपने टेस्ट करा लिया और टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप माइल्ड सिम्टम है, तुरंत आप अस्पताल में भागते थे, यार अस्पताल में मेरे को बेड चाहिए, अस्पताल में मेरे को बेड चाहिए। हम कहते थे यार होम आइसोलेशन, नहीं घर पे नहीं रहना, घर पे नहीं रहना। हमने एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। एक 15 मिनट का हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने पूरा समझाया, जो लोग होम आइसोलेशन से ठीक हुए थे उन लोगों के हमने वीडियो बना के एडवर्टाइजमेंट किए। बताइए, इससे कॉन्फिडेंस बना लोगों के अंदर कि होम आइसोलेशन अच्छी चीज़ है। आज दिल्ली में 90% लोग होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो बताइए ये ऐड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो केजरीवाल जी, मैं आपसे एनालिसिस में ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना के दौरान जो आपने सेंटर के साथ मिलकर काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की होती है, और वो दिल्ली के चुनावों में हमने देखी, फरवरी में हमने देखी, और वो पोलराइजेशन के बाद अब एक ऐसा भरत मिलाप हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कि लोग पूछ और कांग्रेस भी। कल मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैंने 2 दिन पहले भी 3-4 बार मैंने बोला है कि दिल्ली की जो लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबका योगदान है, सब ने मिलके किया है। नहीं, आप कांग्रेस को इतना मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है लेजिस्लेचर में नहीं होगी, लेकिन उनके सपोर्टर्स तो हैं दिल्ली के अंदर, वो भी काम कर रहे थे। बीजेपी के सपोर्टर्स ने भी काम किया, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ने भी काम किया। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी आपको लगता है बढ़ी है या क्रेडिबिलिटी में कमी आई है कि अरविंद केजरीवाल डिपेंडेंट हो गया है सेंटर पे? क्योंकि पहले आपने अपने आप को, केजरीवाल सबके ऊपर डिपेंडेंट है। अरविंद केजरीवाल बहुत छोटा सा आदमी है, अरविंद केजरीवाल अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं। और इन 2 करोड़ लोगों में जब मैंने शपथ ली थी उस टाइम मैंने बोला था, आपने अगर सुना हो तो, याद हो तो, मैंने कहा था कि चुनाव ख़त्म हो गया, हम खूब लड़े चुनाव में, बीजेपी कांग्रेस ये फलाना ढिमका, आज के बाद मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। कल को अगर किसी बीजेपी या कांग्रेस वाले के घर के में कोई दिक्कत हो, मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये 2 करोड़ लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आपने उनकी बड़ी खिलाफत करी थी, तो वो भी तो 135 करोड़ के प्रधानमंत्री थे। मुद्दों पे अगर कभी खिलाफत करनी हो, मुद्दों पे करें। अगर कोई मुद्दा है, मुद्दे पे कभी भी खिलाफत करनी हो, मुद्दों पे करें। जैसे उन्होंने योगा वाला किया, अच्छी चीज़ है, योगा वाला होना चाहिए। सफाई वाला किया, क्या नाम है उसका, वो स्वच्छ भारत मिशन, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए।
लेकिन अगर कोई वो ऐसे काम कर, मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बने जिस पॉलिसी से, जैसे अभी वो बिजली कानून का संशोधन करने जा रहे हैं, उसके ऊपर मीटिंग हुई थी, हमने उसका पुरजोर विरोध किया, हमारे बिजली मंत्री ने। CAA, एंटी CAA मैं प्रोटेस्ट हुए। आपसे निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के वक्त में कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। पर आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं। मैंने कोरोना पे मैं सवाल सहमत हूँ पूछे। आपसे, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। अलग से एक इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपको 370 का भी देंगे। CA का हमने विरोध किया था संसद के अंदर, जब भी ये आया था तो हमने उसका विरोध भी किया था, बाय द वे। लेकिन हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। इस वक्त राजनीति मेरे लिए बिल्कुल लोएस्ट प्रायोरिटी है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी दिल्ली को बचाना है, और उसके ऊपर बात करते हैं। कोरोना के ऊपर अच्छी लड़ाई लड़ी है दिल्ली के लोगों ने, उस पर चर्चा करते हैं। अगर उसमें आप हमें अभी भी अगर हमारी कोई कमी बताएंगी कोरोना की लड़ाई में, हम उसको ठीक करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी की आपने बात की और इसको बहुत एम्फेसिस दिया। तो प्लाज्मा थेरेपी में हमने कल ही एक स्टोरी की कि आप फ़ोन करें, अब एजेंट्स आ गए हैं दिल्ली में। एजेंट्स आपको प्लाज्मा जो है वो 70-80 हज़ार के रेट पर कह रहे हैं हम आपको डोनर ला के देंगे। आई डोंट नो आपके नोटिस में ये लाया गया है या नहीं। पर वो क्यों जाते हैं वहाँ पे? ILBS क्यों नहीं जाते? वहाँ फ्री में मिलता है। ILBS जो हमने प्लाज्मा बैंक बनाया है, वहाँ पे प्लाज्मा फ्री में मिलता है। पर एजेंट्स की प्रेजेंस है। फिर एजेंट्स के पास क्यों जा रहे हैं लोग? या तो लोगों को आइडिया नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा एडवर्टाइज़ करेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। लेकिन या ILBS में, और अब दूसरा प्लाज्मा बैंक LNJP में खुल गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वहाँ फ़ोन करो तो कहते हैं अभी नहीं है, बाद में आना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही मैंने लिया है, 300 से ज़्यादा उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ILBS के पास काफ़ी स्टॉक है, तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। ILBS में भी फ्री में मिल रहा है और LNJP में भी फ्री में मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे MCD का हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सारे पेशेंट्स को हम फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि क्रेडिट लेने की होड़ है, तो ये एक ट्वीट है और मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। ये सरदार पटेल स्टैचू की तस्वीर है और ये उस अस्पताल की है जो सरदार पटेल फैसिलिटी बनी है छतरपुर में, और ये भी आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन तो रहता ही है पार्टियों के बीच में। वॉलंटियर्स आपस में करते हैं, वॉलंटियर्स कहते हैं हमने ये किया, उनके वॉलंटियर्स कहते हैं हमने ये किया, तो उसको आप इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? मैं कह रहा हूँ ना, जिम्मेदारी तो मेरे को संभालनी है ना। तो अब आपकी जब बात होती है मीटिंग्स में, होम मिनिस्टर के साथ आपकी तलवारें खींची रहती थी कि दिल्ली पुलिस ये नहीं करती, दिल्ली में ये वो नहीं, एक नोक झोंक की रिलेशनशिप थी। देखिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए जब मेरे को जिससे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। दिल्ली के लोगों के विकास के लिए हमें जब भी कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके पैर पकड़ लेंगे। विकास की आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि दिल्ली में रायट्स भी हुए थे। दिल्ली में रायट्स जो हुए हैं उस पर बहुत चर्चा हुई है और चर्चा हो रही है दिल्ली पुलिस के रोल पर। दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में और कहा है कि जिन लीडर्स के बारे में दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट है कि कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट्स, अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट्स, और इन सब स्टेटमेंट्स की वजह से सबके इमोशंस हाई किए गए, सबको प्रवोक किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस का एफिडेविट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस पर कहाँ? मुझे लगता है कि राइट्स जो हुए वो अच्छी चीज़ नहीं है। देश की राजधानी के अंदर अगर इस स्केल के ऊपर राइट्स हों, मैंने उन दिनों में भी बोला था और अब भी मेरा यही स्टैंड है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली कम्युनल राइट्स जो है वो समाज को बांटता है। इसके जो भी दोषी थे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, दोषी है, उनको निष्पक्ष जांच करके सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पूरे सिस्टम को उस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि निष्पक्ष जांच शायद नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। लेकिन हो रही है कि नहीं? क्योंकि केसेस, FIRs कई आए हैं और लोगों को लग रहा है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक धर्म की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। नहीं, अगर आप
all the facts are in front of you. What is your position? और मैं ऐसे कैसे, मैं एक एक केस बाय केस कैसे कह सकता हूँ? बिकॉज ये ना तो हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ये पुलिस का काम है, केंद्र सरकार के पर आप अंडर में चीफ मिनिस्टर हैं और राइट्स मैंने दिल्ली में एक हुए एक थे। केस नहीं पढ़ा। मेरा जो पोजीशन है, मेरी पोजीशन यही है कि कोई भी राइट्स अगर करवाने में शामिल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कोई राइट्स कराने की हिम्मत ना कर पाए। मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आम आदमी पार्टी के एक पहले नाम आया था ताहिर हुसैन, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जब वो थे पार्टी में तो जो उनकी प्रतिक्रिया थी और जो उनके यहाँ से बरामद हुई चीज़ें, does it come as a surprise to you? Does it come as a shock to you that you had such people in the आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि पुलिस जांच कर रही है। अगर कोई भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो उनको उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मेरी फिर से आपसे निवेदन है कि हम कोरोना के बारे में अगर प्रश्न करें तो मैं कोरोना पर भी आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कोरोना पर मनीष सिसोदिया जी से भी, जो हेल्थ मिनिस्टर का रोल निभा रहे थे, उनसे भी पूछा, पर मैं आपसे लार्जर क्वेश्चंस भी दिल्ली के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक और नाम आया है और ये दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से ही नाम आया है, जिसमें नाम आया है हाजी यूनुस का नाम, और इनका नाम इंटरमीडियरी के तौर पर आया है कि ये इन टच थे पीएफआई के मेंबर से, जामिया एक्शन कमेटी के मेंबर से। आपको आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कोई कनेक्शन रखते हैं, ये आपकी नॉलेज में है और इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पर आपने पुलिस की रिपोर्ट को सत्य ज्ञान क्यों मान लिया? मतलब आप कह रही हैं कि पुलिस की रिपोर्ट में नाम आया है, और क्या आपके नॉलेज में हैं कि ऐसे लोग आपकी पार्टी में? ताहिर हुसैन का नाम आया तो आपने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। एक मिनट। सो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, लेट इन्वेस्टिगेशंस एंड trials take place. But you think the investigations are on the right track? Because many politicians अगर investigations right track पे नहीं है तो उसको होनी चाहिए, और अगर जिनको लगता है कि right track पे नहीं है और specific तथ्य हैं, they can interfere, they can go to the court and bring it to the knowledge of the court कि ये पुलिस की investigation सही नहीं है। There is a report of the Delhi Minorities Commission. Now this Delhi Minorities Commission is a commission under the state government of Delhi, and the chief of the Delhi Minority Commission has made many statements and a Facebook post in the past, and this Mr. Kejriwal has had a rather negative message that it has conveyed. Mr. Khan in his post in the Facebook has said कि भारत के मुसलमानों को ये नहीं पता कि अगर हमने जाकर अरब के मुसलमानों को कंप्लेन कर दी तो इनका क्या हशर होगा। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने उस टाइम भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था, पब्लिकली हमने क्रिटिसाइज़ किया था। इनकी पोस्ट बिल्कुल गलत है, इनकी पोस्ट देश के खिलाफ है, एंड वी डोंट सपोर्ट दिस। बट ही इज स्टिल द माइनॉरिटी कमीशन। ही इज़ रिटायर्ड। मैं 2-4 दिन पहले रिटायर, वो टेन्योर ख़त्म हो गया। बट यू डिडंट रिमूव हिम। 1 महीना बचा था। सो अगर किसी का 1 महीना बचा हो तो प्रिंसिपल्स पे आप उसे निकालते नहीं, आप रिटायर करने देते हैं। मतलब आप क्या इशू बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू? उसने पोस्ट करी थी, अब पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया उनके खिलाफ। जो पुलिस एक्शन ले रही है अपना लेती रहेगी। And what do you think about the fact that in the past, and now he's retired after making a minorities commission report available on the issue of the Delhi riots, where again he's made some very statements saying that it is a selective report, it's a biased report, and action has not been taken against BJP leaders at that point in time. It has called the Delhi police selective. Do you agree with him? मैंने अभी पढ़ी नहीं है। It's available. It's online available. कल ही आई है शायद इनकी रिपोर्ट।
परसों आई थी। कल या परसों आई है, अब मेरे को पढ़ना है। अगर जो भी उसमें हमारे करने लायक होगा, हमारे जुरिस्डिक्शन का होगा, हम वो सब करेंगे। सो यू आर एक्सेप्टिंग द रिपोर्ट? मेरे को रिपोर्ट हमें पढ़नी पड़ेगी। द गवर्नमेंट विल एग्जामिन, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट एग्जामिन करेगी रिपोर्ट को। जो उसमें ठीक पाया जाएगा, जो हमारे जुरिस्डिक्शन का होगा, उसके ऊपर एक्ट करेंगे। पर अभी मैं कुछ भी कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, बिकॉज मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। Mr. Kejriwal, also another issue relating to Delhi is the fact that, while you are now seen to be agreeing with the BJP on most things, and one more step in this direction has been the clearance that you gave to the sedition case against Kanhaiya Kumar. 3 साल वो रिपोर्ट पेंडिंग रही, आपने वो परमिशंस नहीं दी और फिर 3 साल के बाद दी। चेंज ऑफ हार्ट का कोई खास रीज़न? नहीं, कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि कोर्ट में पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो कोर्ट ने तो पहले भी पता करना था, तो आपने परमिशन क्यों नहीं दी? एग्जामिन कर रहा था, उनको 4 साल लगे चार्जशीट फाइल करने में, हमें 1 साल लगा परमिशन देने में। तो अगर उनको 4 साल लगे तो हमें 3 साल तो दे दीजिए कम से कम एग्जामिन करने में। और इसमें परमिशन देने का काम कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करता, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उसका अपना सरकार के अंदर एक प्रोसेस होता है, और सरकार के अंदर नीचे जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, अलग अलग वकील हैं, वो सब एग्जामिन करते हैं, वो सब रिकमेंडेशन करते हैं। हमारा तो कोई रोल ही नहीं होता है। इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। So whatever the legal this thing was there, it was done. But it still took 3 years. 3 years उन्होंने लिए, हमारे को 1 साल लगा था। 3 साल पुलिस ने लिए चार्जशीट फाइल करने में। उस चार्जशीट की कॉपी सरकार के पास आई, सरकार ने 1 साल लिया। केजरीवाल जी, मैं आप एक मुख्यमंत्री हैं और आपने पहले दिल्ली से बाहर भी आम आदमी पार्टी की जाने की बात की। I want to ask you about the present situation in the country on the political level. We have seen that Karnataka government has fallen, JDS Congress ruled, now it's BJP ruled. Madhya Pradesh government has fallen because Jyotiraditya Scindia came out with a few MLAs and that government, and now we are seeing a similar situation in Rajasthan. What do you think about what's happening in Rajasthan and the overall future of the Congress party? इस टाइम जब बॉर्डर के ऊपर चाइना हमारी टेरिटरी में घुस चुका है और टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हमारे 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस टाइम जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तब ये लोग बॉर्डर सिचुएशन को संभालने की बजाय, कोरोना को संभालने की बजाय, अगर राजस्थान की सरकार गिराने में लगे हुए हैं तो देश को कौन बचाएगा? ये लोग, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी पूरी बात। लॉकडाउन के जस्ट पहले 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके जस्ट पहले इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को 2-4 दिन डिले इसीलिए किया गया ताकि उस प्रोसेस को पूरा किया जा सके। ये सही नहीं है। एमएलए को बेचने की और एमएलएस को ख़रीदने की जो राजनीति है और इस तरह से जो सरकारों को गिराने की राजनीति है, देश ये पसंद नहीं करता। हमारे सब लोगों के आपस में, पार्टियों के, दलों के बीच में जितने मर्जी मतभेद हों, लेकिन जब देश पे विपदा आती है, कोई बाहरी दुश्मन जब हमारे देश पे अटैक करे, तो सत्ता पक्ष की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके एक साथ देश को खड़ा करें। जैसे दिल्ली के अंदर हमने किया, कोरोना की महामारी आई, हमने ये नहीं देखा कि हमारी विरोधी पार्टी है, ये सबका साथ लिया हम लोगों ने। अब जब चाइना हमारे दस्तक दे रहा है, इस वक्त हमें आपस में लड़ने की बजाय और सरकारें गिराने की बजाय ज़रूरत ये थी कि सारे देश को एक साथ करके हम इसका सामना करते, कोरोना का भी और चाइना का भी। ये एक बात है। दूसरी बात है जो कांग्रेस का हाल है। लोगों ने गोवा में कांग्रेस की सरकार बनाई,
कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिए अपने सारे एमएलए। लोगों ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनाई, लोगों ने वहाँ कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी की सरकार बना दी। लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, वहाँ कांग्रेस ने सारे एमएलए। तो लोग कहते हैं यार हम इनको फ्री में वोट देते हैं, फिर ये हमारे वोट आगे बेच लेती है कांग्रेस। तो कांग्रेस का इस टाइम ना तो अपना कुछ भविष्य नज़र आता है और ऐसा लगता है ना वो देश को कोई भविष्य दे सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दो ही मेन पार्टियां हैं, बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी। जिस तरह से दोनों पार्टियां इस टाइम जो उनका कंडक्ट है उससे लगता है यार क्या इनको देश की चिंता है। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक सरकार गिरा रहा है, एक सरकार बचा रहा है, एक एमएलए बेच रहा है, एक एमएलए खरीद रहा है। चल क्या रहा है? इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश कैसे आगे बढ़ेगा फिर? ये बहुत लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की अपनी बेबसी भी है कि शायद वो लीडरशिप दे नहीं पा रहे, क्योंकि लीडर्स जो छोड़कर गए हैं या निकले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, ये जनरेशन नेक्स्ट कहे जाते थे। राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल नहीं खड़ा करता ये? मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अगर आपकी पार्टी से लोग निकले हैं इन द पास्ट, फिर भी पार्टी स्ट्रांग रही है। प्रशांत भूषण जी आपके साथ थे, योगेंद्र यादव आपके साथ थे, आशुतोष जी आपके साथ है। क्या पार्टी इनके जाने से पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है या किसी के जाने से पार्टी मजबूत नहीं होती। हर व्यक्ति के जाने से पार्टी थोड़ी कमजोरी होती है। हर एक का अपना महत्व होता है। कुछ सर्कमस्टांसेस हुए उन दिनों में जिसकी वजह से कोई ना कोई छोड़ के चला गया, लेकिन हमेशा दोस्त रहे हैं हम लोग। सो हमेशा एक दिल में ये रहता है कि कभी वापस आ जाएं वो लोग। आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाएंगे? अब मैं उम्मीद क्या, मैं आशा करता हूँ कि कभी आए। कभी बातचीत होती है उनसे? कभी कभी कुछ लोगों से होती है। और आप चाहते हैं कि सब लोग आएँ, सब लोग मिलके ही तो देश सुधारेंगे। कोई अकेला देश नहीं सुधार सकता। Is this an invitation to those who have It is an invitation to everyone, 130 crore people to come and join Aam Aadmi Party. On China, you said that this issue is something that should unite the country. The Prime Minister did call for an all-party meeting, and immediately after that, the Congress Party came out and said that the government hadn't done enough. Where do you stand on China? But if we call all-party meeting on one hand, and then try to topple a government in Rajasthan, it doesn't go together. नहीं, पर राजस्थान टॉपल करने से पहले भी राहुल गांधी कह रहे थे, आपने दे दिया। राहुल गांधी प्रधान, मैं उसमें इंडिविजुअल में नहीं जा रहा, मैं स्पिरिट में जा रहा हूँ। इस टाइम जब भी, जैसे मैंने आपको कहा, चुनाव हुए, हमने खूब राजनीति करी, आपस में लड़े झगड़े, और अब कोरोना के टाइम में आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि आप उनके मतलब इतने करीब आ गए हैं। ये केवल ये कोरोना के समय में अगर हमें ज़रूरत थी उनको, उनके साथ की, तो हमने दिल्ली के अंदर सबका साथ लिया। ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, दिल से सबके पास गए, पैर पकड़े, सबको साथ लिया, सब हंसते हंसते साथ आए। इस टाइम जब चाइना हमारे दस्तक दे रहा और सारा देश कोरोना से लड़ रहा है, ये राजनीति बंद कर देनी चाहिए। लोगों को राजनीति नहीं चाहिए, लोगों को देश बचाना है, लोगों की जान बचानी है लोगों को। So do you support the government in what decisions it's taken with regard to China in terms of banning 59 apps, in terms of being conservative on clearances? इस वक्त सारा देश आर्मी के साथ है, इस वक्त सारा देश केंद्र सरकार के साथ है और चाहता है कि चाइना जो अंदर घुसा है, एक एक इंच चाइना से वापस ली जाए। अगर हम चाइना से अपनी ज़मीन वापस लेने में सफल नहीं हुए, ये भारत का अपमान होगा। ये उन 20 सैनिक जो हमारे शहीद हो गए, उनकी शहादत का अपमान होगा। और इसको करने के लिए केंद्र सरकार जो कहेगी, सारा देश साथ देने को तैयार है, आर्मी का पूरा साथ देने को तैयार है। लेकिन देश अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना ने जो हमारे
मुल्क की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, वो खाली करना पड़ेगा चाइना को। केजरीवाल जी, इसी दौरान कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स आए हैं जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा मिला है। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के बिग विग्स की फाउंडेशन हो, उसे चाइना से पैसा लेना चाहिए? मुझे आइडिया नहीं है, वो तो आप लोग जांच करते रहते हैं, करते रहिए। ये सब राजनीति है, ये करते राजनीति रहिए। है, तो आप उनको करते रहिए, मेरा उससे लेना देना। जैसे मेरा अपना मानना है, इस वक्त चाइना के साथ जो सिचुएशन चल रही है, ये एक तरफ हमें चाइना से लड़ना है और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। आपको पता है कि चाइना के हमने इतने सारे ऐप अलाउ किए थे, चाइना में इंडिया का एक भी ऐप अलाउड नहीं है। क्यों? तो जब हमने चाइना के पहले इतने ऐप अलाउ किए तो उनके साथ थोड़ा कह तो देते भी 4 ऐप तुम भी हमारे अलाउ कर दो। चाइना की इतनी सारी कंपनियां आके इंडिया में काम करती हैं, हमारी कोई कंपनी जाके वहाँ काम नहीं कर सकती। क्यों? उनसे थोड़ा सा उसी टाइम करना चाहिए था कि भाई तुम्हारी 4 कंपनी हमने अलाउ कर दी, 3 हमारी भी कर दो। दूसरी चीज़, अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारा इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है बिज़नेस का चाइना के ऊपर, इंपोर्ट्स का। खिलौने आ रहे, बचाओ दिवाली के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति चाइना वाले बना के भेज रहे हैं, हम अपने गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकते क्या? ये समय है जब हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए सेक्टर वाइज कि खिलौने चाइना से आते हैं, ये चाइना से आता है, और बड़े स्केल पे बिजनेसमैन को बुला के, एंटरप्रेन्योर्स को बुला के और एक वॉर मोड के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी चालू कर देनी चाहिए। इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे और चाइना को हम ठेंगा दिखा सकते हैं कि अब हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए देश के अंदर। अपने एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, ट्रेडर्स को जो सुविधाएं देने की ज़रूरत है, सारी सुविधाएं दो ताकि हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करें। फिर ऑपोजिशन सूट बूट की सरकार कहेगा? जो मर्जी वो उनको कहने दीजिए। आप करप्शन और ऐसे स्कैंडल्स के बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर ये तो आपका मुद्दा था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। राजीव गांधी फाउंडेशन में मिनिस्ट्रीज के पैसे जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पैसे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के पैसे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता? तो जांच करो, सजा दो। मेरे इंतज़ार थोड़ी कर रहे हैं कि नविका के इंटरव्यू में केजरीवाल कहेगा सज़ा दो तब देंगे। दो सज़ा, वेट किस लिए कर रहे हैं? आपकी सरकार, दो सज़ा सबको। केजरीवाल जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आप यू वर द बिगेस्ट टॉर्च बेयरर ऑफ अ क्लीन पॉलिटिक्स। वर मतलब व्हेन यू केम, मैं पूछ रही हूँ, डोनेशंस, ट्रांसपेरेंसी इन रनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपने पहले ये भी कहा था कि हर जो डोनेशन आएगा आम आदमी पार्टी के लिए मैं वेबसाइट पे डालूंगा। ये प्रथा आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर? डाले, कई साल डाले, फिर इन्होंने हमारे डोनर्स की लिस्ट पकड़ के उन पे इनकम टैक्स की रेड करानी चालू कर दी। फिर डोनर्स ने कहा कि हमारे को ये तंग कर रहे हैं। ये सही नहीं था उनका। एक पार्टी ईमानदारी से काम कर रही थी, एक अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी, उसको इन्होंने तंग करके, डोनर्स को तंग करके, मतलब उनको जब इनकम टैक्स वाले जाके उन पे रेड मारते थे, कहते थे अच्छा केजरीवाल की पार्टी को डोनेशन देते हो, अब देखो। तो कई डोनर्स के हमारे पास फ़ोन आए। फिर तो आपको लगता है कि आप जैसा आदमी, यू वर अ प्रोफेशनल फ्रॉम IIT, यू आर समबडी हु वर पार्ट ऑफ एजिटेशन एट अ टाइम जब त्रस्त थी जनता, करप्शन के स्कैम्स इतने कांग्रेस के निकल कर आ रहे थे, आपको लगता है कि ऐसी जो आपने पार्टी सोची थी ये कभी सिस्टम से लड़ पाएगी? क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे हैं सिस्टम से या सिस्टम चेंज हो रहा है आपकी वजह से? दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आ गए। दैट इज ट्रू, सिस्टम, एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सिस्टम बदल नहीं रहा। यस, दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सिस्टम बदल नहीं रहा। दिल्ली के अंदर कभी 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लगता था, आज 24 घंटे बिजली आपको मिलती है देश की राजधानी में। 70 साल में जो वो नहीं कर पाए हमने करके दिखा दिया। कुछ तो बदल रहा है। करप्शन पर अगला निशाना कब हो? ये सारा करप्शन ही तो हटाया, तभी तो सुधरा। पहले स्कूलों के अंदर करप्शन की वजह से सिस्टम खराब था,
अस्पतालों के अंदर करप्शन की वजह से सिस्टम ख़राब था। हमने डोर स्टेप डिलीवरी की, उससे सारे बिचौलिए बंद हो गए सारे के सारे। सेक्टर वाइज दिल्ली के अंदर पानी के माफिया को ख़त्म किया, एजुकेशन के माफिया को ख़त्म किया, हेल्थ के माफिया को ख़त्म किया। एक एक सेक्टर में हमने दिल्ली में माफिया ख़त्म किया है। उसी से तो सुधर रही हैं चीज़ें। एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। That is true. Is Delhi going the Rome way? People are going to read many political interpretations to that sentence, but we will leave that to the interpretation of our viewers. Thank you very much for joining me. मंजिलें और भी हैं, as they say, many miles before you sleep. कोविड है, चाइना है और कई और लड़ाइयाँ हैं जो अभी लड़नी हैं। इस वक्त हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और हम दोबारा आएंगे और कई सवालों के साथ। एंड वी होप यू विल स्पीक फ्रैंकली एंड द पब्लिक विल गेट टू हियर आंसर्स टू द क्वेश्चंस they've had. Thank you very much, Mr. Kejriwal.